ये विराम चिन्हों की बात करते हैं। विराम चिन्ह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो जैसे विराम क्यों आवश्यकता होती है, तो कह रहे हैं कि विराम का अर्थ होता है ठहराव या रुकना। जिस तरह से हम लोग काम करते करते बीच में एक ब्रेक लेना पड़ता है, समय समय के बीच में वो ठहराव होता है, वैसे ही लेखन की प्रक्रिया में भी विराम आवश्यक है। ठीक। तो कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम कितने प्रकार के हैं। कामता प्रसाद गुरुजी ये कहते हैं कि सिर्फ पूर्ण विराम को छोड़कर, जो पूर्ण विराम वो हिंदी का है, ठीक है, पूर्ण विराम को छोड़कर बाकी जितने भी विराम चिन्ह हैं वो सब इंग्लिश से संबद्ध है। ठीक है, जो बाकी और सब जितने भी विराम है वो सब इंग्लिश से ये लिया हुआ मानते हैं। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्ह 20 बताते हैं। ठीक है, जो कामता प्रसाद गुरु जी विराम चिन्हों को 20 बताते हैं, और ये हैं, देखिए, ये पहला आपका है अल्प विराम। पहला यहाँ पे जो है ये है आपका अल्प विराम। दूसरा है अर्ध विराम। अल्प विराम होता है थोड़ा सा जो लगाते हैं, ये अल्प विराम होता है। ठीक है, विराम चिन्हों को पहचानना भी अति आवश्यक होता है। तो कह रहे हैं अल्प विराम। अब देखो अल्प विराम इसको होता है जो छोटी सी ऐसे बिंदी लगा के नीचे हम लोग ऐसे लगा देते हैं, ये अल्प विराम हो जाता है। और अगला जो आपका है ये पूर्ण विराम। पूर्ण विराम ये तो सबको पता है, पूर्ण विराम। प्रश्न चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह जिसको क्वेश्चन मार्क कहते हैं, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन मार्क है, ये है आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्वेश्चन मार्क। और अगला है आश्चर्य चिन्ह, जिसको हम लोग विस्मय आदि चिन्ह भी कहते हैं, ये है आश्चर्य चिन्ह। और निर्देश चिन्ह जिसको डैश कहते हैं, और इसको हम लोग संयोजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह भी कहते हैं, ये जो होता है ये वाला। ठीक है, और ये अगला है यहाँ पे कोष्टक। ठीक, ये वाला है कोष्टक चिन्ह। और अवतरण चिन्ह ये है अवतरण चिन्ह। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई कविता लिखते हैं, और मान लीजिए किसी कवि की रचना लिखते हैं, जैसे हम लिख रहे हैं कामायनी। ठीक है, क्या लिखे कामायनी। तो यहाँ पे हम लोग जब कामायनी लिखते हैं तो वहाँ पे क्या लगाते हैं, अवतरण चिन्ह लगाते हैं, ऐसे 2 चिन्ह ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं अवतरण चिन्ह। किसी के बारे में, किसी की कहानी के बारे में, किसी विशेष चीज़ को जब इंडिकेट करते हैं तो उसमें अवतरण चिन्ह लगाते हैं। और उपविराम देखिए क्या दिया है, ये उपविराम दिया है, इसको कहते हैं उपविराम। ये वाला जो है इसको उपविराम कहते हैं। ठीक, और उपविराम इसे श्री गुरु विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की भी बात कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग गुरु विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की भी बात करते हैं, जो ये वाला है जो ऐसे लगाते हैं, 2 बिंदी होती है। और ये है आपका विवरण चिन्ह। ठीक है, विवरण चिन्ह, मान लीजिए अगर हम लोग कोई हेडिंग डालते हैं, हेडिंग को हम लोग ऐसे करने के बाद फिर ऐसे करते हैं। ठीक है, ये यूँ होता है ऐसे कि विवरण। अब हम लोग कोई हेडिंग अगर मान लीजिए डाल लिए, जैसे हम लोग शब्द लिख रहे हैं, शब्द, अब शब्द के बारे में क्या है तो यहाँ पे विवरण चिन्ह लगा के आगे नीचे लिखते हैं क्या लिखना है, तो इसको कहते हैं विवरण चिन्ह। और अगला चिन्ह जो है, अगला चिन्ह है 11 पे पुनरुक्ति सूचक है। ये पुनरुक्ति सूचक 11 नंबर पर है। और जो 12 है 12 नंबर पर लाघव चिन्ह है। लाघव चिन्ह जो 0 ऐसे कर दिया है, लाघव चिन्ह जैसे हम लोग लिखते हैं प्रोफेसर, क्या लिखते हैं प्रोफेसर, तो प्रोफेसर लिखने का मतलब प्रोफेसर प्रो लगा दिया 0, तो ये हो गया लाघव चिन्ह, उसको छोटा कर दिया। डॉक्टर लिखना है तो डॉक्टर लिखा, और क्या देखो डॉक्टर लिखा और लगा दिया 0, तो ये होगा, इसको लाघव चिन्ह कहते हैं। और लोप चिन्ह कहते हैं, मान लीजिए अगर कोई बात हो और ऐसे 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 ख़त्म करते हैं उसको, तो हम लोग इसको लोप चिन्ह कहते हैं, या उसमें प्लस 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 ऐसे लगाते हैं, उसको क्या कहते हैं, लोप चिन्ह कहते हैं। और पाद चिन्ह अगला है, इसको कहते हैं पाद चिन्ह, ये है आपका पाद चिन्ह। ठीक है, और अगला जो 15 नंबर पर है ये है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। ठीक है, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, तो जैसे मान लो अगर किसी में ये लगा हुआ है तो हम लोग कहते हैं इसको बहुत तेज़ बोलते हैं, जैसे हमने लिखे राम। ठीक है, और राम ऐसे लगा दिए तो राम का मतलब राम बहुत तेज राम बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बोलेंगे, तो ये इसका मतलब होता है क्या, तो इसका मतलब होता है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। और पाद बिंदु जो दिया देखिए, ये इसको कहते हैं पाद बिंदु, जो इस तरह से होता है, एक सीधी लाइन और बीच में 2 ऐसे जो भाग की तरह से, डिवाइड की तरह से होता है, उसको कहते हैं पाद बिंदु। और हंस पद से भी पूछा जाता है, इस तरह से जो होता है इसको हंस पद कहते हैं। और जो 18 पे दिया इसको कहते हैं टीका पद। तो टीका पद जो स्टार मार्क ऐसे करते हैं। ठीक है, और या तो प्लस प्लस लगाते हैं, ये देखो इसका अलग अलग रूप है, ये प्लस प्लस भी होता है, मान लो 2 प्लस लगा दिए। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिए 2, इस तरह से कामा देके 2, तो इसको कहते हैं टीका चिन्ह। ठीक है, इसको टीका चिन्ह कहते हैं। अगला है तुल्यता सूचक। तुल्यता सूचक मतलब जिसको हम लोग बराबर का चिन्ह देते हैं, ये तुल्यता सूचक होता है। और समाप्ति सूचक क्या होता है, समाप्ति सूचक ऐसे होता है, ये तो ज़्यादा उपयोग नहीं होता, ये समाप्ति सूचक ऐसे होता है। ठीक है,
ये है समाप्ति सूचक। और अब इसकी अनुप्रेक्षा देखते हैं। विराम चिन्ह या विराम का अर्थ होता है ठहराव, ठीक है। विराम का अर्थ क्या होता है? तो विराम का अर्थ होता है आपका ये ठहराव, विराम का अर्थ ठहराव, ठीक। और श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो विराम चिन्हों की संख्या है 20। कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 है। अगला विराम अल्प विराम चिन्ह। तो अल्प विराम चिन्ह आपको पता है, ये है अल्प विराम चिन्ह, ठीक है। और है अर्ध विराम चिन्ह। तो अर्ध विराम चिन्ह ये होता है। आगे है हंस पद। किस विराम का एक और नाम है? तो ये त्रुटि विराम का है ना, त्रुटि विराम का हंस पद नाम है। जैसे इसमें अगर हम लोग देखें तो राम कहाँ जा रहा है, यहाँ पे प्रश्न है, ये आपका क्वेश्चन समझो एक तरह से उदाहरण में है कि राम कहाँ जा रहा है, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो इसमें देखो कौन सा होगा, मतलब ऐसे ही ये तो एक तरह से प्रश्न ये त्रुटिपूर्ण है, तो इसको अगर शुद्ध करना हो तो अगर लास्ट में इसके हम लोग लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क लगा दें, जिसको प्रश्न चिन्ह कहते हैं, तो आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, तो वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। और उप विराम क्या है? तो उप विराम ये दिया हुआ है, ठीक है। और अगला है किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है? तो ये भी पूछता है कि किस विराम चिन्ह का प्रयोग बहुत ज़्यादा सर्वाधिक होता है? तो अल्प विराम का जो चिन्ह है ना, इसका प्रयोग बहुत ही अधिक होता है। अल्प विराम का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। कह रहे हैं कि उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, देखिए कह रहे हैं जब किसी कथन का ज्यों का त्यों लिखना हो तो उसको उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये जीरो लगा देते हैं लास्ट में बड़ा सा, ठीक, सुनना जिसको कहते हैं। और निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो संकेत के रूप में, ठीक है, संकेत के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे है कि रात्रि और निशा में रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रात्रि निशा की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे, ठीक है। तो बीच में तो कुछ लगा नहीं है, यहाँ पे बीच में कुछ लगा नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या होगा कि तो रात्रि और निशा एक ही चीज़ है, तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग ऐसे बराबर का चिन्ह लगा देंगे कि दोनों क्या है, समान है, ठीक है। आगे है कि लोप निर्देशक क्या है? तो लोप निर्देशक आपका ये होता है, का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कह रहे हैं लोप निर्देशक इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो कह रहे हैं जब पूर्व बात की पुनरुक्ति हो, जब पूर्व बात की पहले की बात की जो पुनरुक्ति होती है करनी हो, तो उसको हम लोग लोप निर्देश का प्रयोग करते हैं। तो लोप निर्देश ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे पॉइंट। एक विराम चिन्ह के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। पहला है पूर्ण विराम जिसको फुल स्टॉप कहते हैं, पूर्ण विराम, एक खड़ी पाई होती है पूर्ण विराम। हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक होता है। हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह का सबसे अधिक प्रयोग होता है, और यह चिन्ह हिंदी का प्राचीनतम विराम चिन्ह है। सबसे प्राचीनतम विराम चिन्ह की अगर बात करें तो बात करेंगे पूर्ण विराम में सबसे प्राचीनतम विराम चिन्ह। और कह रहे हैं कि इस ए वाले में इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे राम स्कूल जा रहा है, ठीक है, राम स्कूल जा रहा है, अगर ऐसा वाक्य है तो इसमें पूर्ण विराम लगना ही लगना, अगर नहीं लगा तो वाक्य आपका गलत होगा। और ठीक है, और कह रहा है कि वह उसकी सौंदर्यता पर मुग्ध हो गया, यहाँ पर भी देखिए पूर्ण विराम लगना है। वह छत से गिर गया, पूर्ण विराम यहाँ पर भी लगेगा, ठीक है। आगे बी पॉइंट पे है कि दोहा श्लोक चौपाई आदि की पंक्तियों के अंत में एक पूर्ण विराम तथा दूसरी पंक्ति के अंत में दो पूर्ण विराम लगते हैं। जैसे देखो, अगर दोहा श्लोक चौपाई में एक पहली पंक्ति में आपका एक पूर्ण विराम लगेगा, दूसरी पंक्ति में दो पूर्ण विराम लगता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। अगला यहाँ पे दे रहा है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, तो यहाँ पे लास्ट में एक पूर्ण विराम लगा हुआ है, एक खड़ा डंडा, ठीक है। और अगर दूसरी पंक्ति की बात करें तो पानी गए ना उबरे, फिर देखो यहाँ पे कौन सा लगा है, ये आपका यहाँ पे एक अल्प विराम लगा है, ठीक है, ये अल्प विराम। और करेंगे मानुष, फिर अल्प विराम लगा, फिर चून लगा, तो फिर यहाँ पे क्या लगा, पूर्ण विराम। इस तरह से एक एक के बारे में हम लोग ऐसे देख सकते हैं।
ठीक है। और ज़्यादा क्लियर होगा जब हम लोग इसका प्रश्न देखेंगे। प्रश्न इसका जब हम लोग देखेंगे कि कैसे आपके कैसे इससे प्रश्न पूछे जाते हैं विराम चिन्हों से, तो प्रश्न देखेंगे तभी ज़्यादा क्लियर होगा इसका। तो अगर देखें, पहला प्रश्न कह रहा है कि किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है, ये क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे दिया है, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ। ठीक है, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। ठीक है, ये तो पहला वाक्य है। फिर दूसरा वाक्य जो है, कह रहे कि कौन सा, देखो किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। तो देखो उचित प्रयोग तो इसमें लग रहा है हमको। कह रहे कि मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ। ठीक है, और उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। ठीक, ये तो समाप्त हुआ यहाँ तक। और पी वाला जो है, यह दूर से बहुत दूर से आ रहा है। यह दूर से बहुत दूर से आ रहा है। तो अगर दूर से कह दिया तो बहुत दूर से, उसमें क्या है, दोनों एक ही है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये आपका शुद्ध नहीं है। यहाँ पे क्या है, सही प्रयोग नहीं हुआ है। अगला है सुनो सुनो वह आ गई। ठीक है, ये वाला जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पर लगा सुनो सुनो वह आ गई। तो देखिए जो आपका सी वाला, इसमें कह रहा है सुनो सुनो वह आ गई, आ रही है। तो सुनो सुनो, अब सुनो सुनो देखो क्या आश्चर्य चिन्ह की बात किया है ना, आश्चर्य चिन्ह। तो आश्चर्य चिन्ह दोनों में लगा है सुनो सुनो में, तो ये वाक्य आपका सही लग रहा है। ठीक है, अगला डी के लिए भी बात करते, कह रहा है प्रिय महाशय, मैं प्रिय महाशय। और देखो यहाँ पे अल्प विराम लगा हुआ है, ये जो है आपका अल्प विराम लगा हुआ है। और मैं आपका आभारी हूँ, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो आपका है ये गलत है। इसमें जो सही वाक्य है, इसमें जो सही आपका जो वाक्य है वो आपका है सी। ठीक है, इस हिसाब से, क्योंकि इसमें देखो सुनो सुनो में इसमें कोई गलती नहीं है, आपका विस्मयादि बोधक है, तो ये सही है। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। तो बताओ कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। देखो विराम चिन्ह का प्रकार जो निर्देशक भी होता है, लाघव भी होता है। ठीक है, और विवरण भी होता है, और आपका जो आपका होगा उपदेशक होगा, ये उपदेशक आपका क्या होगा, ये विराम चिन्ह नहीं होगा। ठीक है, आगे, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले, वाक्य की गति जहाँ पे अंतिम रूप लेती है, जहाँ पे वाक्य खत्म होता है, विचार में तार टूट जाए और विचारों के तार टूट जाए, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वहाँ पे किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पूर्ण विराम, ये आपका पूर्ण विराम हो जाएगा इसका। अगला है विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। विराम चिन्ह कहाँ पे प्रयुक्त होता है, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है तो ये योजक चिन्ह, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। ठीक है, कह रहे विवरण चिन्ह, लाघव चिन्ह और तुल्यता सूचक चिन्ह और योजक चिन्ह। ठीक है, योजक, तो विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है तो योजक चिन्ह में विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। ठीक है, ये आपका यूपी ट्रिपल एस सी लोअर एग्जाम 2016 में पूछा गया। विराम का अर्थ यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो विराम का अर्थ क्या होता है, विराम का अर्थ होता है बी वाला ऑप्शन, ठहराव या रुकना। ठीक, आगे है श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना गया है ना। तो ये अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ माना गया है। कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है। तो श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार जो विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, तो 20 ली गई है ना। कामता प्रसाद गुरु जी बताते हैं कि विराम चिन्हों की संख्या 20 है, जिसमें से सिर्फ जो है आपका ये जो पूर्ण विराम का चिन्ह है यही हिंदी का चिन्ह है, और बाकी जितने भी है सब, इनका मानना है कि सब अंग्रेजी के वर्ड से लिए गए हैं। इससे आगे का प्रश्न था। ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार जो विराम चिन्ह है वो कहाँ से लिए गए हैं, तो अधिकतर विराम चिन्ह इंग्लिश से लिए गए हैं, अंग्रेजी से लिए गए हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अरे तो कट गया है, अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। तो इसमें अल्प विराम चिन्ह कौन सा है, तो अल्प विराम चिन्ह अभी मैं बताया हूँ, अल्प विराम चिन्ह ये वाला होता है अल्प विराम चिन्ह, और इसका प्रयोग हिंदी में सर्वाधिक होता है। अल्प विराम का चिन्ह जो प्रयोग होता है इसका सर्वाधिक प्रयोग हिंदी में इसका होता है। अगला है आशीष राहुल राजा। आशीष राहुल राजा शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न हैं, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह है। तो बताओ इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कहाँ पे लगना चाहिए, या कौन सा विराम चिन्ह यहाँ पे लगना चाहिए।
जब हम लोग अनेक लोगों के बारे में बात करते हैं तो बीच बीच में हम लोग क्या लगाते हैं, बीच बीच में हम लोग ऐसे कामा लगाते रहते हैं, और इसको क्या कहते हैं बताओ, इसको क्या कहते हैं। अल्प विराम की यहाँ पे कमी है, तो अगर हम लोग आशीष के बाद, राहुल के बाद, राजा के बाद, शुक्ल के बाद और तो वैभव लगा है, और इसके बाद अगर हम लोग क्या लगाएंगे तो अल्प विराम का चिन्ह लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट। ठीक है। सही पढ़ा मतलब ना। घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। आनंद घर आया, देखो यहाँ पे यहाँ पे जो चिन्ह लगा हुआ है इसकी बात करते हैं। थोड़ी देर रुका और चला गया, इसमें लगा है आपका, इसमें जो चिन्ह लगा उसको अवतरण चिन्ह कहते हैं, या इसको उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है। तो कह रहा है इस वाक्य में उचित विराम होगा, इस वाक्य में कौन सा उचित विराम होगा, तो इसमें जो आपका ए होगा। देखो ये वाला जो चिन्ह लगा मैं इसकी बात किया हूँ, ये जो यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये जो आपका चिन्ह होता है इसको हम लोग कहते हैं अवतरण चिन्ह। लेकिन इस वाक्य में भी तो कुछ ना विरामों की कमी है, तो कह रहा है आनंद घर आया। ठीक है। तो घर आया, वहाँ पे एक आपका होगा अल्प विराम लगेगा, यहाँ पर भी आपका एक थोड़ा सा अल्प विराम लगेगा, अल्प विराम, और थोड़ी देर रुका। ठीक है। और फिर चला गया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही, अल्प विराम। ठीक है। आगे है, मैं कृष्ण के घर पहुँचा परंतु वहाँ नहीं मिला, मैं कृष्ण के घर पहुँचा परंतु वह नहीं मिला। ठीक है। तो कह रहे हैं इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, तो इस वाक्य में भी आपका लगेगा अल्प विराम, इस वाक्य में भी लगेगा आपका कौन सा विराम लगेगा, इसमें भी लगेगा अल्प विराम। ठीक है। अल्प विराम ऑप्शन नंबर सी में है, ये सही होगा अल्प विराम। ठीक है। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। समानाधिकरण कह रहे हैं जो समान होते हैं, उसमें कौन सा, कह रहे हैं कि जैसे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश को बधाई दी। ठीक है। जैसे जो ये बी वाला लगता है, इसमें आपका बी वाला जो है वो अल्प विराम है, तो ऐसे कह रहे हैं कि देखो ये उदाहरण में भी है कि प्रधानमंत्री हो गया ना, प्रधानमंत्री के बाद लगेगा आपका अल्प विराम, श्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश को बधाई दी। तो ये वाला जो कह रहे हैं कि समानाधिकरण, इसमें आपका लगता है जो समानाधिकरण शब्दों के मध्य कौन सा लगता है, तो आपका इसमें लगता है अल्प विराम। ठीक है। आगे देखते हैं जो प्रश्न नंबर 13 है, वाक्यों में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आएँ तो, वाक्यों में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आएँ तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है, तो उनके बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग लगता है, तो अल्प विराम लगता है। ठीक है। कह रहे हैं कि एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं हैं, तो हम लोग अल्प विराम लगा लगा के काम चलाते हैं उसमें। ठीक है। एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। देखो अगर आ रहा है तो नीचे इसका कमेंट करते रहो, ठीक है, तभी आएगा, तो उसमें ए बताओ तुरंत। तो ए जो होता है, देखो छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो एक विराम चिन्ह अगर खत्म हो गया, सॉरी चरण की बात करें, एक चरण, तो छंद में चरण होता है ना, चरणबद्ध को हम लोग अलग करते हैं अल्प विराम लगा के, अल्प विराम लगा के चरण को अलग करते हैं। आगे प्रश्न नंबर 15 है, रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में बताओ, इस वाक्य में भी अल्प विराम की कमी है। कहाँ पे अल्प विराम की कमी है, तो मैं बताता हूँ, रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है। ठीक है। तो यहाँ तक है के बाद यहाँ पे होगा आपका क्या, अल्प विराम, कल उसकी टांग टूट गई। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 16, जाना है तो जल्दी जाओ, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें, तो इसमें भी कौन सा होगा, देखो इसमें ए होगा अल्प विराम, जाना है तो जल्दी जाओ, जाना है तो देखो ये लगेगा कहाँ, तो ये तो के बाद लगेगा, जाना है तो जल्दी जाओ। ठीक है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लगेगा जाना है, जाना है, ये अलग होगा ये वाला वाक्य, और जाना है तो जल्दी जाओ ये अलग हो गया। तो इस तरह से मैं क्या अल्प विराम लगेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला है, माँ मेरा कल्याण करो। ठीक है। माँ मेरा कल्याण करो, देखो इसमें तो हम लोग एक तरह से किसी से बातें कह रहे हैं, माँ से बातें करके माँ मेरा कल्याण करो, तो माँ के बाद यहाँ पे तुरंत क्या लगेगा, अल्प विराम लगेगा। देखो अगर हम लोग माँ की बात किए तो माँ लगा, माँ के बाद क्या होगा, अल्प विराम होगा, जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि माँ मेरा कल्याण करो। ठीक है। ठीक है ना, तो देखो इसको हम लोग इसका देख लेते हैं, जो कह रहे हैं कि माँ मेरा कल्याण करो, ऐसे वाक्य में हाँ नहीं अच्छा तथा संबोधन करके
करने के संबोधन कारक के बाद अल्प विराम लगता है, ठीक है, या हाँ बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं या कोई संबोधन करते हैं तो संबोधन के बाद कौन अल्प विराम लगता है। जैसे यहाँ पे हम संबोधन कर रहे हैं, किसको संबोधन कर रहे हैं, माँ को संबोधन कर रहे हैं, तो माँ को संबोधन किए तो कहें माँ, ठीक है, माँ के बाद यहाँ पे लगेगा अल्प विराम। आगे है कि जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो इसमें देखो, इसमें होगा अर्ध विराम का प्रयोग होता है, ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, बी वाला ऑप्शन। और अगला है प्रश्न नंबर 19, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कह रहे मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए, ठीक है, तो इसमें जो है अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं, ठीक है, अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे राम आया और वह चला गया, ठीक है, तो फिर उसमें हम लोग अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। अगला है 20, कारणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। कारणवाचक में किस प्रकार का प्रयोग होता है विराम चिन्ह का, तो इसमें जो है अर्ध विराम का प्रयोग होता है, ठीक है, अर्ध विराम का प्रयोग होता है, ठीक। प्रश्न नंबर 21 है कि पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, तो पूर्ण विराम का प्रयोग जो है कहाँ पे किया जाता है, वाक्य के अंत में किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला है 22 कि किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है, किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया। तो जो देखो करेंगे वाक्य के अंत में, किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, वाक्य के अंत में, ऑप्शन बी है कहानी उपन्यास लिखने में, छंद के चरणों की समाप्ति में, और छंदों के एक चरण की समाप्ति में। देखो जब हम लोग छंदों की एक चरण की समाप्ति करते तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, वहाँ पे हम लोग अल्प विराम लगाते हैं, ना कि पूर्ण विराम। देखो वाक्य के अंत में भी लगाते हैं पूर्ण विराम, कहानी उपन्यास लिखने में भी लगाते हैं, है ना, छंद के चरणों की समाप्ति पर भी लगाते हैं, 1 या 2 लगाते हैं, ठीक है, 1 या 2 लगाते हैं। लेकिन जब छंद का एक चरण समाप्त होता है तो वहाँ पे लगाते हैं, वहाँ पे आपका अल्प विराम लगता है, अल्प विराम ये होता है, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 23 की बात करते, कह रहा है कि तुम आओगे, इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें, ठीक है। तो तुम आओगे, तो ऐसा एक तरह से आपसे लग रहा है कि प्रश्न पूछ रहा है ना कि तुम आओगे, तो यहाँ पे लगेगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है, तुम आओगे में इसमें लगेगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला है 24 कि आहा तुम्हें, कह रहा है आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें, ठीक है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें, ठीक है। तो इसमें जो है आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह है ना, क्योंकि ये कह रहा है आहा, देखो आहा का मतलब देखो यहाँ पे लगेगा, ऐसे लगेगा अगर हम लोग लिख रहे हैं आहा, ठीक है, आहा लिख रहे हैं तो यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह आपका लगेगा, ठीक है, तो यही होगा विस्मयादि बोधक चिन्ह, इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है, क्योंकि आनंदित हो रहा है ना, हर्ष और उल्लास में हम लोग विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कह रहे कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, ठीक है, इसमें इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो बताओ किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो ये पूरा वाक्य है, इसमें ना इसमें आपका उद्धरण चिन्ह, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही है, उद्धरण चिन्ह। ये उद्धरण चिन्ह जैसे मान लो मैं यही कोई वाक्य लिखा हूँ, इस वाक्य को मानिए, इस वाक्य को, तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे लगा दूँ और ऐसे लगा दूँ, जो ऐसे लगता है पहले शुरू होता है फिर लास्ट में ख़त्म हो जाता है, तो ऐसे लगता है, ठीक है, ये ऐसे लगता है और ऐसे लगता है, इसको हम लोग कहते हैं उद्धरण चिन्ह, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि संयोजक चिन्ह को अन्य नाम से जाना जाता है, तो सामासिक चिन्ह के नाम से इसको संयोजक चिन्ह को जाना जाता है, ठीक है। कि भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। भूल सुधारने के लिए तो आपका जो वर्गाकार कोष्टक होता है इसका प्रयोग किया जाता है, जो बी वाला ऑप्शन सही है इसका। और अगला है 28, विवरण चिन्ह को पहचानने के लिए जो है ना कि अगर मान लो और विवरण है, तो जैसे मान लो अगर हम लोग कोई क्या कर रहे हैं,
कोई एक तरह से हेडिंग कोई लगा रहे हैं, तो हम लोग ऐसे मान लो कुछ लिखते हैं तो यही तो लगाते हैं, ऐसे कर देते हैं और फिर ऐसे लिखते हैं, करने के बाद आप ये हेडिंग हो गई और उसके नीचे ऐसे ऐसे लिखते हैं। तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। पुनरुक्ति व लाघव चिन्हों को पहचानिए। तो पुनरुक्त और लाघव चिन्ह क्या है, ऑप्शन नंबर ए पे वो लाघव चिन्ह से दिया गया है। लाघव का मतलब ना कि जैसे मान लो कि बड़े को छोटा कर देते हैं, ऐसे लाघव चिन्ह। तो ये भी ये आपका पुनरुक्ति है और ये लाघव चिन्ह ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि पाद चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने किस नाम से अभिविहित किया, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए रेखा चिन्ह से इसको अभिविहित किया है। इसे देखो यहाँ पे इसका स्पष्टीकरण देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए उत्तर में, इसे पाद चिन्ह या रेखा चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह के द्वारा महत्वपूर्ण पंक्तियों को रेखांकित किया जाता है, ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 31 हंस पद किस विराम का एक और नाम है। हंस पद, तो हंस पद पूर्ण विराम का एक और नाम है, ठीक है, पूर्ण विराम का एक और नाम है। और 32 है कि तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचानें। तुल्यता सूचक जो हम लोग जिसको हम लोग बराबर कहते हैं, बराबर का चिन्ह लगाते हैं, तुल्यता सूचक होता है। जैसे देखो, जैसे यहाँ पे उत्तर में भी ये स्पष्ट किए हैं कि पाषाण बराबर पत्थर, ठीक है, और बिडौजा बराबर इंद्र बोले हैं, ठीक है, बिडौजा बराबर इंद्र बोले हैं। अगला है पाद चिन्ह को पहचानें। तो पाद चिन्ह जो है आपका क्या है, पाद चिन्ह आपका जो है ऑप्शन नंबर डी है, ये है पाद चिन्ह, ठीक। अगला है समाप्ति सूचक चिन्ह को पहचाने। तो समाप्ति सूचक चिन्ह आपका ए वाला है, ये है समाप्ति सूचक चिन्ह, समाप्ति सूचक चिन्ह है। किस शब्द में ए स्वर नहीं है, किस स्वर में ए हाँ आगे है कि किस शब्द में ए स्वर नहीं है। देखो वर्णमाला का प्रश्न यहाँ पे डाल दिए हैं कि किस शब्द में ए स्वर नहीं है। तो बताओ ए स्वर किस में नहीं है, जो वैदिक है ना, वैदिक में ए स्वर नहीं है। अच्छा, ये तो गलत क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है, इसकी बात नहीं करते हैं। उसका संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोई बहुत बड़ा अंश है, उसका संक्षिप्त प्रयोग करने के लिए लाघव चिन्ह का संक्षिप्त सूचक जिसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला है कि सही विराम चिन्हों में सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है। तो देखो यहाँ पे आपको वाक्य दिया और इसमें ढूंढना कि सही विराम चिन्ह इसमें किस में लगा है, ठीक है। तो कह रहा है छी, ठीक है, तो छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, ठीक है। मान लो ये तो अभी जो छी, देखो अगर हम लोग ऐसे आश्चर्यचकित होते हैं तो वहाँ पे हमको विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाना चाहिए, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसको लगाइए, आगे चलिए। आगे जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, पहचानिए कि जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं। तो देखो जो ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। और देखो अगर ऑप्शन नंबर एक की बात करें, दो संयुक्त क्रियाओं एक साथ प्रयुक्त हों, ठीक है, जैसे आना जाना, जैसे आना जाना, देखो ये कह रहे हैं कि योजक चिन्ह ऐसा होता है, जैसे मैं कहूँ आना, आना और जाना, ठीक है, और जाना। तो आना जाना में क्या होता है, ये योजक चिन्ह होता है, लेकिन कर्मधारय में ये योजक चिन्ह प्रयोग नहीं होता है। 39 की बात करें, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए तो ऑप्शन नंबर जो सी है उसका कोष्टक का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ठीक है ना, उसको उसमें कोष्टक लगा देते हैं। करें किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो कोष्टक का प्रयोग करते हैं। ये वाला ऑप्शन नंबर ये इसका आपका है ना, डी आपका, यहाँ पे सी इसका करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। जो आपके यूपी ट्रिपल एससी में ज्यों का त्यों पूछे गए हैं और ये रिसेंटली 2016 के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कह रहा है दो समानार्थी शब्दों को, आपका जो प्रश्न नंबर यहाँ पर है ये वाला, कि दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है, किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो बताओ इसमें जो योजक चिन्ह होता है उसका प्रयोग होता है। तो इसका स्पष्टीकरण देखिएगा कि जब एक ही शब्द की आवृत्ति अधिक बार हो, अर्थात एक ही शब्द की पुनरुक्ति हो, तो योजक चिन्ह लगाया जाना चाहिए। जैसे दौड़ो दौड़ो, भागो भागो, है ना, समानार्थी शब्द एक साथ हों तो योजक चिन्ह लगाया जाना चाहिए। जैसे लाल सूर्य, लाल सुर्ख, मिट्टी, है ना, कह रहे कि चिट्ठी पत्री। तो जैसे ये समानार्थी शब्द हैं, अगर समानार्थी शब्द में हम लोग योजक चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। चलो
अगला प्रश्न है, इसका प्रश्न नंबर 2 है, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। तो किस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं है, तो देखो इसको तो आयोग ने भी नहीं बताया कि इसमें ऑप्शन में सी करें, विकल्प सी में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। तो विकल्प सी की बात करें, सुनो सुनो वह गा रही है, ठीक है, उचित प्रयोग नहीं हुआ है। मैं मनुष्य, ऑप्शन ए की बात करेंगे, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। ये प्रश्न इससे पहले भी हम लोग डिस्कशन किए हैं और ये प्रश्न पूछा गया है, वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, सुनो सुनो वह गा रही है, और कह रहे हैं कि प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ, ठीक है। तो इसमें जो आपका जो कह रहे हैं ना कि किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है, तो उचित प्रयोग जो है इसमें किसमें नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी में। देखो ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं ना कि में उचित चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। इसका शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा कि सुनो सुनो वह गा रही है। देखो एक बार सुनो लगाती है तो कामा लगाएंगे, और ठीक है, कामा का मतलब हम लोग ऐसे लगाएंगे जो आपके अल्प विराम, और सुनो सुनो वह गा रही है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि मैं प्रस्तुत वाक्य में भी विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है, ठीक है, पहले में भी नहीं है। करेंगे इसका सही प्रयोग इस प्रकार होगा, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है, ठीक है, इस तरह से होगा। देखो अगर हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो कह रहा है जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे पूर्ण विराम लगता है। आसान सा प्रश्न है। आगे प्रश्न नंबर 4 है कि शुद्ध वाक्य चुनिए विराम चिन्ह, ठीक है, शुद्ध वाक्य चुनिए। और देखो विराम चिन्ह यहाँ पे कह रहे हैं, तो जो ऑप्शन नंबर डी है कि आप शायद पटना के रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शायद अगर लगा है तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगेगा, ठीक है, शायद लगा है तो। और देखो सभी में शायद लगा लेकिन क्वेश्चन मार्क प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये सब गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। इसका स्पष्टीकरण यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये लाघव चिन्ह है, कौन सा चिन्ह है, नहीं सॉरी, ये आपका ना इसको उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। उद्धरण चिन्ह के 2 रूप हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि इकारा और दुहरा। उद्धरण चिन्ह जो होते हैं उसके 2 रूप होते हैं, जैसे लास्ट एक ऐसे लगाते हैं, एक लगाते हैं, या दो ऐसे भी, ऐसे देखो 2 ऐसे लगाते हैं कि ऐसे लगा दिए और फिर ऐसे लगा दिए, ये 2 हो गया, और एक ऐसे लगा दिए फिर ऐसे लगा दिए, ये 1 हो गया। तो ये इकारा हो गया, ये दोहरा हो गया, ठीक है। तो किस विराम चिन्ह का द्योतक है, किस विराम चिन्ह का द्योतक है, तो ऑप्शन नंबर बी और सी इसका उत्तर होगा। ये आयोग ने इसको माना है, ठीक है। आगे देखो यूपी ट्रिपल एस सी करेंगे, इस यूपी ट्रिपल सी इसमें आयोग जो माना है, आयोग ने यूपी ट्रिपल एस सी ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी पुनरुक्ति चिन्ह को माना है, ठीक है। और देखो अब प्रश्न नंबर 6 कि विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, तो विराम चिन्ह कहाँ प्रयुक्त होता है, तो योजक चिन्ह है ना। ये जो देखो यहाँ पे कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ये विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। तो ये विराम चिन्ह जो प्रयोग होता है ये तुल्यता सूचक है, बराबर का चिन्ह, ये तुल्यता सूचक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 है कि निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं है, कौन विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं है। तो देखो निर्देश है, लाघव है, वितरण है, विवरण है और लाघव है। तो उपदेश इसका नहीं है। ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो रहा है, एक बार और आया था ये वाला प्रश्न, ठीक है। होती है विराम चिन्ह के बारे में एक वीडियो और आएगी, जो आपके रिसेंटली जो एग्जाम में प्रश्न पूछा गया उससे, ये तो था प्रीवियस ईयर 2016 तक जो पूछा गया उसका एक कलेक्शन था, ठीक है। ये इसका पहला पार्ट समझिएगा, इसका दूसरा पार्ट भी हम लेके आएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहिए, एग्ज़ाम आगे है, ठीक है। 4 अप्रैल को एग्ज़ाम है और 40 दिन के क्रैश कोर्स में पूरी हिंदी ख़त्म कराने का ये जिम्मा मेरा है, ठीक है। आप बस पढ़ते रहिए और नोट बनाते रहिएगा, क्वेश्चन रोक के उसको लिखिए, लिखने के बाद फिर उसको देखिए कि ऑप्शन बी सही है तो क्यों सही है, ऑप्शन ये सही है तो क्यों सही है, ठीक है ना। तो चलिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।